गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की। निषेचन के टॉपिक को हमने 5 बिंदुओं में डिवाइड करके अध्ययन करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी परागकण के अंकुरण की। अपना जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने परागकण के अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि के बारे में अध्ययन कर लिया था। चूँकि निषेचन की प्रक्रिया के लिए जो 5 पॉइंट थे वो थे परागकण का अंकुरण, परागनलिका की वृद्धि, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, परागनलिका का एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश में प्रवेश और द्विक निषेचन एवं तीर्थ संलयन। तो परागकण के अंकुरण एवं परागनलिका की वृद्धि के बाद अपना निषेचन के लिए जो तीसरा बिंदु या पॉइंट शुरू हो रहा है वो है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से निषेचन के लिए परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। तो परागनलिका के बीजांड में प्रवेश करने के मुख्य 3 मेथड हैं। 3 तरीकों से परागनलिका बीजांड में प्रवेश कर सकती है। अगर 3 तरीकों की बात करें तो सबसे पहला जो मेथड है वो है प्रोगेमी। प्रोगेमी ये जो टेक्निकल शब्द है ये काम में लिया जाता है बीजांड द्वारी प्रवेश के लिए। बीजांड द्वारी प्रवेश एक मेथड तो ये है कि जब ये जो क्या नाम है परागनलिका है ये किससे प्रवेश करे, बीजांड द्वार से प्रवेश करे। दूसरा है चैलेजोगेमी। इसे कहा जाता है निभागीय प्रवेश। और जो तीसरा मेथड है वो है मीजोगेमी। इसे कहा जाता है अध्यावरणीय प्रवेश। तो इस तरीके 3 तरीकों से या 3 मेथड के द्वारा परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। परागनलिका के बीजांड में प्रवेश करने के जो 3 रास्ते हैं उनमें एक है बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वार से प्रवेश कर सकती है। निभागीय प्रवेश यानी चैलेजा वाले क्षेत्र से प्रवेश कर सकती है। और अध्यावरणीय यानी इंट्रोगेंटम जो बीजांड का अध्यावरण है उसके द्वारा भी अंदर प्रवेश कर सकती है। बीजांड द्वारी प्रवेश के लिए टेक्निकल वर्ड प्रोगेमी काम में लिया जाता है। निभागीय प्रवेश के लिए चैलेजोगेमी और अध्यावरणीय प्रवेश के लिए मीजोगेमी टेक्निकल वर्ड काम में लिया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बीजांड द्वारी प्रवेश की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब परागनलिका बीजांड द्वार वाले सिरे से बीजांड में प्रवेश करे तो उसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। एक बार हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर इसको समझते हैं कि किस तरीके से बीजांड द्वार की सहायता से परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। देखो भाई, ये जो संरचना है हमारे पास, ये संरचना है एम्ब्रियो सैक। ये संरचना किसकी हमारे पास? एम्ब्रियो सैक की संरचना है, जिसके अंदर 7 कोशिकी और 8 केंद्रक वाली संरचना है। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ ये जो संरचना हमारे दिखाई दे रही है ये न्यूसेल्स की संरचना है। ये जो मैंने आवरण बनाया है ये इंटेगुमेंटम का आवरण है। एक इसका आवरण है इंटेगुमेंटम और ये हमारे पास बीजांड। इस तरह हमारे पास ओव्यूल की संरचना है। अब इस ओव्यूल की संरचना के अंदर आपको ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला जो नजर आ रहा है जहाँ पर अध्यावरण नहीं है, इसे कहा जाता है बीजांड द्वार। इसे क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार कहा जाता है। और बीजांड द्वार के विपरीत वाला ये जो भाग है इसे कहा जाता है चैलेजा। क्या कहा जाता है इसे? चैलेजा। बीजांड की संरचना में आपके बीजांड के सभी भागों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। बीजांड के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है और अब जैसे कि अपने को पता है कि ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है, ये लंबी नली वर्तिका है, ये अंडाशय है। तो अंडाशय के अंदर जिस बीजांड की हम बात कर रहे हैं, वो बीजांड किसमें मौजूद है? अंडाशय के अंदर तो मौजूद है। ये अंडाशय के अंदर बीजांड है जिसको हम यहाँ बाहर निकाल कर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जैसे परागनलिका वृद्धि करती है, यहाँ परागकण का अंकुरण हो, परागकण के अंकुरण से परागनलिका बनती है जो वर्तिका से होती हुई कहाँ प्रवेश कर जाती है? वही अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाती है। नोटिस करो, यहाँ पर परागकण का अंकुरण होता है वर्तिकाग्र पर, परागकण के अंकुरण से परागनलिका निकलती है, यहाँ से फिर परागनलिका वृद्धि करती हुई। अब परागनलिका की वृद्धि वाले टॉपिक में हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी कि किस तरीके से वर्तिका में परागनलिका की वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि करती हुई परागनलिका ओवेरी यानी अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। ये जो फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है अंडाशय है। अंडाशय में प्रवेश करने के बाद अब इसको ओव्यूल, ये जो संरचना है ये पूरी की पूरी बीजांड है। ये जो संरचना आपको नजर आ रही है कौन है? अंडाशय में ओव्यूल या बीजांड। अब इस परागनलिका को इस ओव्यूल में प्रवेश करना है। तो इस तरीके से यहाँ देखो
इसी ओव्यूल को अपन ने बाहर ले लिया, परागनलिका को अपन यूं शो कर देते हैं, ये वृद्धि करती हुई परागनलिका है और वृद्धि करती हुई परागनलिका इधर देखो इस तरीके से बीजाणु द्वार वाले क्षेत्र से किसमें प्रवेश कर जाती है, बीजाणु द्वार में प्रवेश कर जाती है। ये जो संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है किसकी है, परागनलिका की संरचना है। और परागनलिका की संरचना में इसमें क्या देखा कि ओवेरी अंडाशय में वृद्धि करती हुई परागनलिका बीजाणु द्वार वाले क्षेत्र से किसमें प्रवेश कर जाती है, बीजाणु में प्रवेश कर जाती है। तो इसे प्रोगेमिया बीजाणु द्वार प्रवेश कहा जाता है। अब अगर हम दूसरी बात करें, चाहे तो इसी डायग्राम में इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ विभागीय प्रवेश के लिए दूसरा डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर एग्जैक्ट ऐसे कैसे बीजाणु की संरचना फिर एक बार बनाएंगे। ये हमारे पास बीजाणु है, ठीक है, ये एंटीकोडल सेल्स है, ये एग सेल, ये सहायक सेल, और ये वाला सिरा, ये वाले जो लेयर्स हैं ये इंट्रूमेंटम की लेयर है, ठीक है। अब ये वाला जो सिरा है ये कौन है, बीजाणु द्वार, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सेल। अब हुआ क्या, परागनलिका वृद्धि करती हुई परागनलिका जब वर्तिका से आएगी तो वर्तिका से ओवेरी यानी अंडाशय में प्रवेश करने के बाद बीजाणु में प्रवेश करने के लिए परागनलिका बीजाणु द्वार वाले सिरे से प्रवेश नहीं करती। अब ये क्या करेगी, वृद्धि करती हुई परागनलिका बीजाणु द्वार के अंदर बीजाणु में प्रवेश करने के लिए, बीजाणु में प्रवेश करने के लिए सेलिजा वाले पार्ट से क्या हो जाती है, अंदर आ जाती है। इसको ऐसे ले लेता हूं, बीजाणु में प्रवेश करने के लिए किधर से आ जाती है, सेलिजा वाले पार्ट से अंदर प्रवेश कर जाती है। ये वाला जो सा दिखाई दे रहा है बीजाणु द्वार के विपरीत भाग में, ये जो बीजाणु का भाग है ये क्या है, सेलिजा। ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, सेलिजा। तो सेलिजा वाले पार्ट से परागनलिका बीजाणु में प्रवेश करेगी इस तरीके से। तो जब परागनलिका सेलिजा वाले पार्ट से बीजाणु के अंदर प्रवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है, विभागीय प्रवेश या सेलिजोग्रामी कहा जाता है। देखो यहाँ मैंने इसको वृद्धि करते हुए यहाँ क्यों घुसा दिया, क्योंकि परागनलिका चाहे बीजाणु द्वार से प्रवेश करे, चाहे सेलिजा वाले भाग से प्रवेश करे और चाहे अध्यावरण से प्रवेश करे, प्रवेश करने के बाद भी वृद्धि करती हुई परागनलिका को बीजाणु द्वार की ओर ही जाना होता है। क्यों, क्योंकि जब ये अंदर भ्रूणकोश, ये जो आपको संरचना नजर आ रही है ना, एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश, तो मैं क्लियर कर देता हूं पहले ही कि एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश के अंदर जो एम्ब्रियो सेक का जो बीजाणु द्वार वाला छोर होता है उधर से ही परागनलिका को एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करना होता है। इसलिए बीजाणु में चाहे किधर से भी प्रवेश कर रही हो, बीजाणु में किधर से भी प्रवेश कर रही हो, लेकिन वृद्धि करती हुई परागनलिका एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करने के लिए उसी ही सिरे की ओर जाएगी। एम्ब्रियो सेक का जो सिरा बीजाणु द्वार की ओर मौजूद है, इसलिए देखो यहाँ पर भी इधर एम्ब्रियो सेक में आगे यहीं से प्रवेश करेंगे और बीजाणु में तो सेलिजा वाले क्षेत्र से अंदर आ गई, लेकिन एम्ब्रियो सेक में फिर वृद्धि करती हुई एम्ब्रियो सेक के उसी छोर की तरफ आ जाएगी जिसका सिरा किधर है, बीजाणु द्वार की ओर है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा प्रवेश करते हैं मीजोगैम या अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश को भी अपन वैसे ही डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के चारों न्यू सेल्स है और ये जो अध्यावरण की क्या है, लेयर है, ये क्या है, अध्यावरण की लेयर, ये इंट्रूमेंटम की दोनों लेयर हो गई। तो अब हम बात करते हैं ये वाला सिरा कौन सा सिरा है, बीजाणु द्वार वाला। ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, सेलिजा वाला, ये सेलिजा वाला पार्ट है और ये कौन है, बीजाणु द्वार, ये बीजाणु द्वार वाला पार्ट है। अच्छा अब हुआ क्या, ओवेरी के अंदर एग्जैक्ट ऐसे कैसे जैसे इनमें प्रवेश कर रही है अंडाशय के अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करेगी और अंडाशय के अंदर परागनलिका प्रवेश करते ही किसको भेज देगी, अध्यावरण को भेज देगी। अब देखो नहीं तो सेलिजा वाले पार्ट से आ रही है, नहीं बीजाणु द्वार से आ रही है, अध्यावरण की लेयर को भेजती हुई किधर प्रवेश करती है, अध्यावरण की लेयर को भेजती हुई बीजाणु के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जब अध्यावरण की लेयर को भेजकर बीजाणु के अंदर ये प्रवेश करती है तो इसे अध्यावरणीय प्रवेश या मीजोगैमी कहा जाता है। ये कौन होगी, वृद्धि करती हुई परागनलिका। तो हम ये कह सकते हैं कि जब परागनलिका बीजाणु के अंदर बीजाणु के अध्यावरण को भेदकर अंदर प्रवेश करती है तो इस प्रक्रिया को अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है। इस तीन तरीकों के माध्यम से परागनलिका ओव्यूल या बीजाणु में प्रवेश करती है। अब अगर हम प्रोगैमी की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे कैप्सुला और जितने भी अधिकांश जो पादप हैं, अधिकांश प्लांट एडवांस कैटेगरी के जितने पादप हैं, तो अधिकांश पादपों के अंदर और स्वयं कैप्सुला के अंदर हमारे को प्रोगैमी या बीजाणु द्वारी प्रवेश देखने को मिलेगा। तो कैप्सुला और अधिकांश पादप इसके एग्जाम्पल हैं बीजाणु द्वारी प्रवेश के। उसके बाद हम दूसरा बात कर रहे हैं सेलिजा वाले की। तो सेलिजा वाले के एग्जाम्पल कौन है, कैजुलाइना, कैजुलाइना और जुगलैंस, ये किसके एग्जाम्पल हैं,
निभागीय प्रवेश के एग्जाम्पल है। हमारे को चैलेंज हो गया निभागीय प्रवेश इसमें देखने को मिलेगा कैजुराइना, बिटुला और जुगलैंस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरा है अधावरणीय प्रवेश, इसके एग्जाम्पल हैं कुकुरबिटा और प्रोप्यूलस। तो इसके एग्जाम्पल ये अपने को किसमें देखने को मिलेगा, कुकुरबिटा एवं प्रोप्यूलस। कुकुरबिटा एवं प्रोप्यूलस एग्जाम्पल है किसके, मीजोगेमिक या अधावरणीय प्रवेश के। तो इस तरह 3 तरीकों से परागनलिका का बीजांड में प्रवेश होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश होने के बाद अब परागनलिका को किसमें एंट्री करनी होती है, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश में एंट्री करनी होती है। तो अपना अगला टॉपिक शुरू होता है परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। ठीक है भाई, तो अपन बीजांड की पूरी संरचना तो अपने को बनानी दी है, इसको हटा देता हूं क्योंकि बीजांड की पूरी संरचना को अपने को दोबारा नहीं समझना। बीजांड में तो हमने परागनलिका का प्रवेश करवा ही दिया, अब हम प्रवेश करवाने जा रहे हैं निषेचन की प्रक्रिया के लिए। अब हमारे को परागनलिका का प्रवेश किसमें करवाना है, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश में करवाना है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश में ही मादा युग्मक एग सेल के रूप में मौजूद है। और चूंकि एग सेल के साथ ही तरुग्मों का सैलन होगा तभी तो निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो इसके लिए अब हमारे को एम्ब्रियो सैक के अंदर परागनलिका का प्रवेश करवाना है। एम्ब्रियो सैक में भी परागनलिका के प्रवेश के 3 मेथड है भाई, 3 तरीकों से प्रवेश कर सकती है। पहला जो तरीका है वो है सहायक सेल एवं एग सेल के बीच में से। पहला तरीका तो क्या है, सहायक सेल व एग सेल के बीच में से। जो दूसरा तरीका है वो है सहायक सेल एवं भ्रूणकोश की भित्ति की सेल्स के बीच में से। ठीक है, और जो तीसरा मेथड है वो है सहायक सेल को भेदते हुए, सहायक सेल को भेदते हुए। इन 3 तरीकों से परागनलिका एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी। अपन डायग्राम बनाकर तीनों को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश हो गया जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद कह रहे हैं। 7 कोशिकीय 8 केंद्रक वाली संरचना को हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो ये जो 7 कोशिकीय 8 केंद्रक वाली संरचना आपको देखने को मिल रही है ये मादा युग्मकोद्भिद है। इसके अंदर ये चैलेजा वाले सिरे का भाग है और ये बीजांड द्वार वाला सिरा है। ध्यान रहे ये जो सिरा है ये किधर है, चैलेजा की तरफ, और ये वाला जो सिरा है किधर है, बीजांड द्वार की तरफ। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एम्ब्रियो सैक या मादा युग्मकोद्भिद में परागनलिका हमेशा बीजांड द्वार वाले सिरे से ही प्रवेश करती है। बीजांड में चाहे परागनलिका का प्रवेश कहीं से भी हुआ हो, लेकिन एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश में हमेशा बीजांड द्वार वाले सिरे से ही परागनलिका प्रवेश करेगी। और ये बीच में कौन है, ध्रुव केंद्र, जो आगे देखिए केंद्र बना लेंगे। इनमें ये जो कोशिकाएं हमारे को दिखाई दे रही है ये 2 सेल देखो आकार में थोड़ी छोटी है, ये है सहायक सेल। कौन सी सेल है, सहायक सेल है। सिनेरियल सेल भी इनको बोलते हैं, ये भी सहायक सेल। ये जो बड़े आकार की कोशिका हमारे को दिखाई दे रही है ये है एग सेल या अंड कोशिका। एग सेल और सहायक सेल को क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। तो अंड समुच्चय वाले पार्ट से ही हमेशा परागनलिका प्रवेश करेगी। और ये जो संरचना है आपको देखने को मिल रही है ये कौन है, द्वितीय केंद्र, इनको ध्रुव केंद्र बोल रहे हैं। निषेचन से जस्ट पहले ये दोनों केंद्र आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखो अब इस संरचना ये एंटीपोडल सेल है, इस संरचना के अंदर अब परागनलिका का प्रवेश कैसे होगा। जैसे परागनलिका सबसे पहली बात कि सहायक सेल और एग सेल के बीच में से, ये एक सहायक कोशिका है ये एक कोशिका है, तो सहायक सेल और एग सेल के बीच में से होती हुई परागनलिका अंदर प्रवेश करता है। ये तो एक तरीका तो ये हो गया कि सहायक सेल और एग सेल दोनों कोशिकाओं के बीच में से होकर परागनलिका में प्रवेश करेगा। ठीक है, दूसरा डायग्राम, दूसरा कौन सा है, सहायक सेल एवं भ्रूणकोश की भित्ति की कोशिकाओं के बीच में से। तो इसको डायग्राम में अपना ऐसे दर्शा सकते हैं, वही डायग्राम सेम टू सेम अपने को बनाना है। ठीक है, देखो इसमें ये एंटीपोडल सेल हो गई और ये सहायक सेल हो गई दोनों, और ये एग सेल। तो ये जो सहायक सेल है ये सहायक सेल, इस सहायक सेल और इस सहायक सेल के पास जो एम्ब्रियो सेल की भित्ति की कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं के बीच से होते हुए यूं प्रवेश कर रही है। ये एक बार परागनलिका प्रवेश कर रही है सहायक सेल और भ्रूणकोश की भित्ति की कोशिकाओं के बीच में से होती हुई। तो दूसरा मेथड हो गया सहायक सेल एग सेल के बीच में से होती।
दूसरा हो गया सहायक सेल एवं भ्रूणकोश की भित्ति की कोशिकाओं के बीच से होती हुई, और तीसरा है एक सहायक सेल को भेदती हुई। डायग्राम में यहाँ नजर मारो, ये हमारे पास एम्ब्रियो साइट है, ये एम्ब्रियो साइट के अंदर एंटीकोडल सेल, ये सहायक सेल, ये एग सेल, ये सहायक सेल और ये ध्रुव केंद्र। ठीक है, अभी प्रागनलिका क्या कर रही है, इन दोनों सहायक सेलों में से किसी भी एक सहायक सेल के बीचों बीच में से सहायक सेल को यूं भेदती हुई एम्ब्रियो साइट के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। इस तरह एम्ब्रियो साइट में किसी भी सप्रागनलिका के प्रवेश के मुख्य 3 रास्ते हैं, एक एग सेल और सहायक सेल के बीच में से, एक सहायक सेल और एम्ब्रियो साइट की भित्ति की कोशिकाओं के बीच में से, और एक सहायक सेल को भेदते हुए। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी एक माध्यम से भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद ये जो प्रागनलिका है इसका शीर्ष भाग फट जाता है। अब चूंकि प्रागनलिका के अंदर क्या क्या मौजूद था, इसके शीर्ष भाग में तो नलिका केंद्रक था और 2 इसके अंदर नलिका मौजूद हैं और कुछ द्रव मौजूद हैं। तो अंदर जाकर फटने के बाद ये नलिका केंद्र नलिकाओं को और इसके अंदर भरे हुए द्रव को एम्ब्रियो सैक में क्या कर देती है, मुक्त कर देती है। ये सब चीजें जब एम्ब्रियो सैक में मुक्त की जाती हैं उसी समय सहायक कोशिका भी नष्ट होती है। तो सहायक कोशिका जो नष्ट होती है उसका केंद्र और ये जो नलिका केंद्रक है, ये दोनों केंद्रक नष्ट होते हुए कणिकाओं के रूप में नजर आते हैं। तो ध्यान रखें, दोबारा सुने, नलिका केंद्रक एवं सहायक सेल का केंद्रक नष्ट होते हुए कणिकाओं के रूप में नजर आते हैं। इन्हें एक्स बॉडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें एक्स बॉडीज कहा जाता है। उसके बाद प्रागनलिका से दोनों नलिगुमक इसलिए यहाँ पर छोटे दिए गए हैं, तो दोनों में से एक नलिगुमक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होता है और एक नलिगुमक एग सेल के साथ संलयित होता है, जिसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो अपन शुरू करेंगे द्विनिषेचन एवं दीर्घ संलयन। तो आज के लिए अपनी जो शेष बची हुई बातें द्विनिषेचन एवं दीर्घ संलयन की है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। शेष बचा हुआ आपका दिन बहुत